लोग स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश पावर। तो हम लोग आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये पार्ट 4 होने वाले हैं। पार्ट 3 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 3 में हम लोग ने कंप्लीट द कंपनी ए रूल एक्सपैंड हम लोग पढ़ा था कि कैसे जो कंपनी है उसका रूल कैसे एक्सपैंड मतलब किस तरह से जो अपना टेरिटरी है उसको कैसे बढ़ाया, मतलब साम्राज्य उसको कैसे बढ़ाया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वॉर विथ मराठा, मतलब वॉर विथ मराठा आज के सुने पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो sought to curb and eventually destroy मराठा पावर। लाइक 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी भी मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी को लगा कि मराठा एम्पायर को भी क्या कि ये कब्जे में ले लेना चाहिए, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। With their defeat in the third battle of पानीपत in 1761। अगर आपसे कोई पूछे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था तो 1761 में हुआ था। The Maratha dream of the ruling from Delhi was shared. They were divided into many states under different chiefs। जो मराठा है वो क्या कि बहुत सी मतलब जो मराठा एम्पायर है वो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एम्पायर डिफरेंट बोल सकते हो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड, डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड। जैसे सरदार्स में बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकार, मतलब होलकार, गायकवाड़ एंड भोसले, तो ये सब पार्ट हैं। तो these chiefs were held together in the confederacy under a Peshwa means principal minister, who became its central military administrative head based in Pune। Mahaji Scindia and Nana Pandya were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century। तो जो मतलब महादजी सिंधिया है और नाना पांड्या है वो क्या है कि जो दो बहुत पावरफुल बोल सकते हो सोल्जर्स था किसका, मराठास का। अब क्या कि हुआ कि 3 वॉर हुए थे मराठा मतलब कि 3 वॉर हुए थे द अंग्लो वॉर। तो वही ये पैराग्राफ में बताइए। द मराठा were subdued in a series of wars in the first war that ended in 1782 with the territory of Salbai। There was no clear victor। मतलब कि फर्स्ट जो वॉर हुआ था फर्स्ट एंग्लो वॉर वो 1782 में हुआ था। इसमें कोई भी विक्टिम मतलब कि किसी की भी जीत नहीं होता, कंपनी और मराठा में हुआ था। द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805 हुआ था, was fought on different fronts। तो ये जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो कब हुआ था, 1803 से 1805 तक हुआ था। और इसमें क्या कि बहुत सारे किले को डिस्ट्रॉय किया गया था। फ्रंट से रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग एंड ओडिशा एंड हैड द दिल्ली। उसके में इस सेकंड में क्या कि कौन जीता था, ईस्ट इंडियन कंपनी। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ द 1817 टू 1819 sent away to Bithur near Kanpur with a pension। The company now had complete control over the territory south of the Vindhya। उसके बाद थर्ड में क्या कि पूरा जो मराठा वॉर था उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ये बताइए अब सेकंड द क्लेम ऑफ पैरामोंटेसी। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब जो क्यून है मतलब क्यून कौन है, या फिगर आप देख सकते हो ए कॉन्फिडेंसी में अलायंस। तो ये कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, गवर्नर जनरल है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और एक इसका स्टैच्यू ऑफ क्यून ऑफ ए किट्टौर, मतलब कर्नाटका का क्यून है। तो इसमें द क्लेम टू परमोंटेसी ये हम लोग पढ़ते हैं अब। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव दैट फ्रॉम द ईयरली इन 19th century द कंपनी pursued an aggressive policy of territorial expansion under the Lord Hastings, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823। मैं बोल रहा था कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है वो कौन मतलब कि 1830 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल है।
और इसी के अंदर जो परमोटेसी जो मतलब कि जो आप बोल सकते हो कि अलायंस है, मतलब आप बोल सकते हो रूल है, वो लागू किया गया था। अ न्यू पॉलिसी इन परमोटेसी was enacted. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme. Hence, it that prime power was greater than that of the Indian states in order threatening to annex and any Indian kingdoms. This view continued to guide later British policy as well. तो यही बताया चाहता हूँ। अब इसके नीचे दिस पावर प्रोसेस however did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small states of Quito in Karnataka, मतलब कीटो लेकिन एक स्मॉल स्टेट है मैसूर के अंदर, मैसूर को कर्नाटका बोला, कित्तौर को नहीं बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटका टुडे मतलब आज में क्या कि कर्नाटका है, तो वही तो रानी चन्नम्मा मतलब कि क्वीन कौन थी, रानी चन्नम्मा थी, took to arms and led the anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829। मतलब कि जो क्वीन थी, मतलब कि जो क्वीन थी कर्नाटका के, वो मतलब कित्तौर के, वो कौन थी, रानी चन्नम्मा थी। और उसने मतलब कि इसने ने क्या किया था कि वो जो कित्तौर की आर्मीज को लेकर लड़ाई करने गए थे ब्रिटिश इंडिया से, एंटी ब्रिटिश से। फिर उसके बाद फिर वो अरेस्ट हो चुकी थी 1824 में, और इनकी हत्या की मतलब मौत कभी 1829 में। बट रयाना अपुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तौर कैरीड ऑन द रेजिस्टेंस विद पॉपुलर support. Her carry on the resistance with popular support. Him caused and the hang by the British in 1830. You will read more मतलब ये जो मतलब कि एक आप बोल सकते हो कौन, रैना, वो एक चौकीदार मतलब कि चौकीदार था, आप बोल सकते हो। उसकी वो भी क्या कि रानी चन्नम्मा के साथ था, पर उसको भी क्या कि कब्जे में ले लिया गया था और 1930 में उसकी मौत हो गई। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब आगे इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरी अबाउट रशिया। मीन्स जब 1930 मतलब कि 1830 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी सोचने लगी कि क्योंकि रशिया के बारे में बहुत ही मतलब कि घबराने लगी रशिया में के बारे में। क्योंकि इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द northwest, driven by the fear the British now wanted to secure their control over the northwest। तो इसलिए क्योंकि जो रसिया था वो उसका जो रसिया के जो रूलर थे वो अपने एरिया एक्सपैंड कर रहे थे, तो धीरे धीरे क्या क्या एक्सपैंड करते गए। तो ईस्ट ने कंपनी लगा कि वो ये ना कि भारत में आ जाए तो नॉर्थ वेस्ट के पार्ट से, तो इसलिए उसने क्या किया कि नॉर्थ वेस्ट को ज़्यादा सिक्योर करना रख दिया। तो they fought a Peronist war and Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. Sindh was taken over in 1843 of Maharaj Ranjit Singh। फिर क्या पंजाब का अफगानिस्तान के साथ क्या की लड़ाई हो जाता है 1838 में और 1842 में एंड एस्टेब्लिश इन डायरेक्ट कंपनी। उसके बाद फिर जो डायरेक्ट अपना कंपनी एस्टेब्लिश कर देता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का लड़ाई हो जाता है नहीं। तो फिर उसके बाद फिर जो पंजाब की जो रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह, वो क्या कि हेल्ड बैक द कंपनी। उसके बाद फिर कंपनी को वापस भेज देते हैं। और फिर आफ्टर हिज डेथ इन 1839 two prolonged wars were fought with the Sikhs kingdom। अल्टीमेटली 1948 पंजाब वॉज annexed। उसके बाद फिर क्या कि इनडायरेक्टली अब मतलब कि डायरेक्टर इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि 1849 में जो पंजाब है वो भी ईस्ट इंडियन कंपनी के कब्जे में आ जाता है। तो ये है। अब देखते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आपको ऐसे बता दूं सबसे पहले कि इस लैप्स में यही था कि जो मतलब कि जो भी रूलर्स हैं
इंडियन रूलर्स अगर उसके साथ अगर उसका कोई अपना बेटा नहीं मतलब कि अपना कोई मतलब उत्तराधिकारी नहीं है खुद का, तो उसका जो एरिया वो डायरेक्ट क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। तो ये पढ़ते हैं, द फाइनल वेव्स ऑफ द एनेक्सेशंस अकर अंडर द लॉर्ड डलहौसी हु वाज द गवर्नर जनरल 1848 टू 1856। जो लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौसी, जो जो कि लास्ट लैब बोल सकते हो, लास्ट जो रूल था मतलब जो रूल डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बोल सकता हूँ, उसी के कब्जे में लॉर्ड डलहौसी के कब्जे में हुआ था। ये कब हुआ था, ये कब से कब रहा था गवर्नर जनरल, 1848 टू 1857। उसके बाद ही डिवाइडेड अ पॉलिसी दैट दे केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ, उसके बाद फिर इसने एक पॉलिसी लागू किया जो कि किसके नाम से मतलब किस नाम से जाना जा रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male, his kingdom would lapse. There is become a part of company territory. One kingdom after another were annexed simply by applying this doctrine. लगी इसमें क्या था कि वही बताया जाता है कि अगर कोई भी किसी का अगर कोई भी राजा है उसका कोई अगर अपना बेटा नहीं है तो उसका जो एरिया वो कंपनी के अंदर आ जाता है। उसी तरह कुछ जो एरिया कुछ एरिया है वो कंपनी के अंदर आ गया था। तो सबसे पहले सतारा 1848 में, सेकंड संबालपुर 1850 में, फिर उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854। उसके बाद फिर क्या कि आप उसके बाद फिर अवध भी आया था। ये अब अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट कौन था, फर्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में कौन सा रोल आया मतलब कि एरिया आया था, तो सतारा, लास्ट झांसी। आप इसमें सोचोगे कि इसमें अवध के बारे में बात किया गया इसमें, तो अवध भी क्या था पर वहाँ पे उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स नहीं लागू हुआ था, वहाँ पे क्या कि मिस गवर्नमेंट हो गया था जिसके कारण उसका एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया था। तो फाइनली 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। एट दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गुमेंट। उसके बाद फिर 1858 में 1856 में अवध भी आ गया था, वो इसलिए क्योंकि दे सेड दे वेयर obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the और फिर मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब इनर्ज्ड by the humiliating in which the Nawab was deposed. The people of Awadh joined the great revolt and that broke out in 1857। तो उसके बाद फिर क्या कि 1856 में अवध को किया था, मतलब अवध को अपने मतलब कि कब्जे में लिया था। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी अवध को भी ले लिया था। क्यों? क्योंकि मिस गवर्नमेंट की वजह से। आपको ये रखता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स नहीं, मिस गवर्नमेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि उसका राजा तो था लेकिन वी सुरेंद्र साथ इसका बेटा भी था। तो वही अगर आपसे पूछे कि कौन अवध डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से वो आया था कि मिस गवर्नमेंट है, तो आंसर मिस गवर्नमेंट होगा। उसके बाद फिर 1857 में क्या की लड़ाई हो जाती। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये फिगर है महाराज रंजीत सिंह का अपने एरिया के साथ। अब आगे देखते हैं। तो ये आप फिगर देख सकते हो कि फिगर है कि इंडियन 20 मतलब कि पहले जब आया था मतलब कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी जब आया था तो बस उसका इतना ही सा राज है, ये इतना पार्ट बस इतना ही राज है। और बाकी सारा कितना किसका था, मतलब कि ब्रिटिश के अंडर में नहीं था। ये पार्ट जो येलो है वो अंडर में है ब्रिटिश के, और जो रेड है वो ब्रिटिश के अंडर में नहीं है। उसके बाद फिर 1840 में कितना हो जाता है, पीला मतलब आप बोल सकते हो आधा से थोड़ा कम, ये बोल। उसके बाद फिर आप ये जो 1857 में 1840 में उतना, 1857 में इतना, मतलब कि 17 साल में वहाँ से इतना आ गया। सोच सकते हो इसमें मतलब शायद पूरा ही आ गया, मतलब कुछ पार्ट जो कि अंदर में नहीं है। तो यही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। हम लोग ने इतना तक इस वीडियो में देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मिलेगा। अगर आपको कुछ करिएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।